आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल में आलू प्याज इत्यादि की खुदाई होती है, अप्रैल मई में गेहूं सरसों की कटाई होती है। ये व्यापारी गांव में घुसे मेरे भाई, पूना से लेकर के नासिक से लेकर के पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां प्याज होती थी, ये टूट पड़े व्यापारी गांव में। 3 रुपया किलो 5 रुपया किलो प्याज हमारी खरीद लिए। 3 रुपया किलो 5 रुपया किलो आलू हमारा फर्रुखाबाद से लेकर के जौनपुर आजमगढ़ तक जितने भी आलू, हम लोग भी आलू के काश्तकार हैं, हम लोगों के आलू को 3 रुपया किलो 5 रुपया किलो व्यापारी खरीद लिए। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अगर हम जून महीने तक नहीं बेचेंगे तो उसमें डाबा आ जाता है, आंखा फेंक देता है, हमारा आलू खराब हो जाता है, इसलिए हमें बेचना ही पड़ा। ये 3 रुपये में खरीद करके ले गए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात की मंडियों में इसको जब्त कर लिए। और अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर में हमारा वही आलू जब ये फिर वापस भेजते हैं तो वह आलू मेरे भाई, मेरे जिंदगी में, मेरी भी 42 साल उम्र हो गई है, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी उम्र में पहली बार आलू हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक 50 से 60 रुपया किलो बिका है। इस महान किसान आंदोलन में पहुंचे हुए पूरे हमारे देश के कोने कोने से आए हुए समस्त किसान, आदरणीय हमारे अग्रज बुजुर्ग और हमारे अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर 24 घंटे के लिए अन्न का त्याग करके इस काले कानून के विषय बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों को अपने इस आजमगढ़ की धरती से, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से आते हैं राजनीति यादव, आप लोगों को पूर्वांचल की धरती से मैं आप सभी लोगों का दर्शन प्राप्त करने के बाद सादर प्रणाम करता हूं। मैं आज भाइयों आजमगढ़ से मैं दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भी हूं, निर्दल आजाद के रूप में, आप ही लोगों के आशीर्वाद से। और वहां से मैं भाग के इसलिए यहां पर आया, हमारे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के लोगों को मैं इस मंच के जिम्मेदार पर्सन से भी बताना चाहता हूं, वहां के ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए गांव में कि भाई ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, किसी गांव में जाए तो 90% से 95% लोग कह रहे हैं भाई तो अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने कई मीटिंगें वहां की, लेकिन आज मैं मंच के माध्यम से कहने आया हूं कि उधर जिला वाइज बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करना पड़ेगा लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं इसकी आर्टिकल्स पढ़ा, पूरा अध्ययन किया, लोगों के बीच में हम लोग जनसभाएं करके बात बताए भी, और यहाँ पर मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, मिलिट्री वाले हो, किसान हो, मजदूर हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग, मैं अधिक से अधिक 5 मिनट में अपनी बात पूरी खत्म कर दूंगा। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, जो आर्टिकल्स कह रही है इसके विषय में बहुत ही गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है। भाइयों, ये जो कानून लाया गया, जो 3 कृषि बिल के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे दिल्ली को हर बॉर्डरों पर रोक दिया गया है किसानों को। ये 3 कृषि बिल में जो पहली बिल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, बाकी लोग तो आप विद्वान लोग बता ही रहे हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनको बताना बहुत जरूरी है। जो पहला कृषि बिल इन्होंने लाया है, ये है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 2020। मेरे भाइयों, हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ, 1955 में, और ये पूरे विश्व में कानून लागू है, भारत में नहीं लागू है। वर्ष 1955 में कृषि कानून लागू किया गया और उसमें आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम इसलिए लागू किया गया कि हमारे देश में कुछ ऐसी जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं
जिनके बिना लोगों की जिंदगी अधूरी है। उन वस्तुओं में जैसे चावल, आटा, आलू, प्याज, टमाटर, मसाले, अदरक, टमाटर आदि नॉन कृषि की वस्तुएं जैसे पेट्रोल, डीजल, कपड़े, दवाइयां आदि को आवश्यक वस्तु में रखा गया। वर्ष 1981 में भारतीय पार्लियामेंट द्वारा बहुमत के आधार पर लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा चर्चा के बाद इसका इतना पुख्ता इंतजाम किया गया, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो ये वस्तुएं आवश्यक जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी इन वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकता है। एक सीमा से अधिक इसको स्टॉक नहीं किया जा सकता, जमाखोरी नहीं की जा सकती। अगर जमाखोरी की जाएगी तो ये वस्तुएं आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएंगी। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। जैसे चीनी को ले लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण चीनी का मैं दे रहा हूं। गन्ने से बनती है चीनी में एक कानून बनाया गया 1981 में, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, छोटी हो या बड़ी, अगर चीनी का उत्पादन कर रही है तो वह 15 दिन की चीनी एक साल में जो बना रही है प्रतिदिन के हिसाब से, वह 15 दिन की चीनी अपने गोदाम में स्टॉक कर सकती है। बाकी 11 महीने 15 दिन की चीनी को उसको स्टॉक करने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं। इस कानून के जरिए उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा ताकि वो आम जनता के बीच में चली जाए। ये कानून में आए। ऐसे ही जितनी ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इस पर जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया व्यापारियों को कि 15 दिन की बिक्री की ही आप स्टॉक में रख सकते हैं, बाकी आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा। जिस दिन स्टॉक हो जाएगी आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों सुन लीजिए, बहुत दर्द होता है, बहुत छटपटाहट होती है। ये जो मिलिट्री वालों के, पुलिस वालों के बदौलत, गुंडागर्दी के बदौलत रोकना चाहते, वो लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। आप भी हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाइयों, सभी लोग सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया? कोरोना बीमारी आई, कोरोना का सिस्टम तो चला नहीं पाए, लेकिन बोले अवसर का लाभ लेना चाहिए। एक व्यापारियों के द्वारा अवसर का लाभ है, क्या लिए? सुन लीजिए। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिए, कोरोना का बहाना बनाकर सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, सभी लोग घरों में रोक दिया गया। सड़कों पर पुलिस और मिलिट्री लगा दी गई कि कोई सड़कों पर आना नहीं चाहिए। और 5 जून 2020 को, सुन लीजिए, 5 जून 2020 को भारतीय पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय कहने में भी शर्म आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री बुला करके पूंजीपतियों के दबाव में आकर के इन्होंने कृषि पर आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम पर अध्यादेश ला दिया। अध्यादेश मेरे भाइयों सुन लीजिए, अध्यादेश का मतलब होता है वो भी कानून होता है, लेकिन 6 महीने चलता है, एक कैबिनेट लाती है। ये जब 6 महीने के लिए अध्यादेश लाते हैं तो उस अध्यादेश में ये 3 बातें आती है। पहला आता है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 2020 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? बोले अब जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे चावल हो, आटा हो, आलू, प्याज, टमाटर, मसाले, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, इसको आवश्यक वस्तु से हटा दिया जाता है। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति जितना चाहे माल को स्टॉक कर सकता है, गोदामों में रख सकता है, उसकी सीमा खत्म की जाती है। और क्या बोले? सरलीकरण नियम। बोले कोई भी देश का किसान या व्यापारी अपने किसी भी उपज को देश के किसी मंडी में, किसी कोने में ले जाकर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, केरल, मद्रास, तमिलनाडु, बंगाल, किसी भी देश की किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकता है और जहां चाहे स्टॉक कर सकता है। अब एक देश, एक मार्केट रहेगी,
हमारे किसान भाई तो यही पूछ रहे हैं आंदोलन के जरिए कि मोदी जी ये बताइए, हमारे देश में 95% किसानों के पास 5 एकड़ 6 एकड़ से कम जमीन, 1 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा 5 बिस्सा की जमीनें हैं। ये कह रहे हैं कि छोटे किसानों को फायदा होगी। सुन लीजिए, 5 एकड़ से कम के किसान 95% देश में है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप जाकर के पता कर लीजिए। मोदी जी, हमारे यहाँ का किसान अपने किसी भी उपज को अपने जिले से दूसरे जिले की मंडी में ले जाने में सक्षम नहीं, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो मोदी जी ये बताइए कि हमारे देश का किसान जब अपनी जिले की मंडी में ले जाने में सक्षम नहीं है, तो केरला, मद्रास, तमिलनाडु, दिल्ली की मंडी में कैसे ले जाएगा, किससे ले जाएगा? आप किसानों का नाम किस बेस पर ले रहे हो? एक किसानों के लिए नहीं बनाया गया है, बड़े कारपोरेट घरानों, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया है। दूसरी बात मेरे भाई सुन लीजिए, जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम का रिजल्ट क्या आया 6 महीने में, जब 6 महीने के लिए 5 जून 2020 को कहते हैं इसमें काला क्या है? अरे मेरे भाई, आप ही के सचिव पढ़े लिखे नहीं हैं, किसानों के भी बेटे पढ़े लिखे हैं, उनको मत बहकाओ। इसका रिजल्ट क्या आया सुनो। 6 महीने का जब माननीय नरेंद्र मोदी, वही फिर माननीय निकल रहा प्रधानमंत्री की गर्विया मैं बोल रहा हूं, आप लोग मत सोचिए कि मैं उनको आदर दे रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, कान खोल के सुन लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आया। इतिहास से सबक लेकर के नीति बनाई जाती है, इसीलिए इतिहास की परिभाषा है। इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। इतिहास की परिभाषा है। जब आपने 6 महीने के लिए ये अध्यादेश कानून बनाए, वो भी लॉकडाउन में, जब सभी लोग घरों में दुबके थे, सड़कों पर पुलिस लगी थी, उस समय आपने क्या किया? जब उस समय आपने एक कानून बनाया कि कोई भी व्यापारी किसी भी उपज को जहां चाहे जितना चाहे मंडियों में स्टॉक कर सकती है, रोक सीमा खत्म की गई। बड़े बड़े व्यापारी गांव में घुस गए खरीदने के लिए। आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल में आलू, प्याज इत्यादि की खुदाई होती है, अप्रैल मई में गेहूं, सरसों की कटाई होती है। ये व्यापारी गांव में घुसे मेरे भाई, पूना से लेकर के नासिक से लेकर के पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां प्याज होती थी, ये टूट पड़े व्यापारी गांव में। 3 रुपया किलो, 5 रुपया किलो प्याज हमारी खरीद लिए। 3 रुपया किलो, 5 रुपया किलो आलू हमारा फर्रुखाबाद से लेकर के जौनपुर, आजमगढ़ तक जितने भी आलू, हम लोग भी आलू के काश्तकार हैं, हम लोगों के आलू को 3 रुपया किलो, 5 रुपया किलो व्यापारी खरीद लिए। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अगर हम जून महीने तक नहीं बेचेंगे तो उसमें डाबा आ जाता है, आंखा फेंक देता है, हमारा आलू खराब हो जाता है, इसलिए हमें बेचना ही पड़ा। ये 3 रुपए में खरीद करके ले गए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात की मंडियों में इसको जब्त कर लिए। और अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर में हमारा वही आलू जब ये फिर वापस भेजते हैं, तो वह आलू मेरे भाई, मेरे जिंदगी में, मेरी भी 42 साल उम्र हो गई है, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी उम्र में पहली बार आलू हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक 50 से 60 रुपया किलो बिका है। बताओ, 3 रुपया किलो, 5 रुपया किलो का हमारा आलू, और मंडियों से निकाल करके यही व्यापारी 50 रुपए 60 रुपया किलो बेचने लगे। हमारी मजबूरी थी, खरीदे। प्याज मेरे भाई 3 रुपया किलो खरीद करके हमारी प्याज फिर हम ही को जब वापस किया गया तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। वही टमाटर जब हमारे यहाँ जो कहा गया चटनी रोटी खाएंगे, चटनी रोटी खा के हम पालन कर लेंगे, लेकिन चटनी के लिए भी मोहताज कर दिया गया। वही टमाटर जा करके 100 रुपया 150 रुपया किलो ही बेचने लगे जुलाई अगस्त के महीने में यही व्यापारी। मेरे भाई, हमसे जो सरसों राजस्थान से लेकर के पठारी एरिया में जो सरसों होती है 15 रुपया किलो व्यापारी खरीदे, 15 रुपया 16 रुपया किलो।
आज सरसों का तेल 200 रुपया किलो। बताइए, 15 रुपया किलो सरसों, अगर ओरिजिनल तेल लेने जाइए तो 200 रुपये किलो, और डुप्लीकेसी कर करके ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, किसान आंदोलन में सब उभर गए, चोर डाकू सब निकल के आ रहे हैं। 200 रुपये किलो डुप्लीकेट तेल हमें परोसा जा रहा है सरसों के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं वहां का एक जिम्मेदार पर्सन हूं। एक दिन मैं आजमगढ़ जिले की मंडी में, सब्जी मंडी में बैठा था, एक मेरे दोस्त थे। मैं आज इस मंच के माध्यम से सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं। झूठ इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत ही पवित्र मंच बन गया है, हमारा मंदिर बन गया है, ये हमारे देवता बैठे हुए हैं। धन्य है यहाँ की धरती जिन्होंने इस आंदोलन करके पूरे देश को बचाया। अगर शायद आप लोग यहाँ पर धरने पर शुरुआत नहीं किए होते तो आज आप लोगों का दर्शन हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से सेवकों से नहीं हो पाता। आप लोग दर्शन नहीं कर पाते, हम लोग, आप लोगों का दर्शन हम लोग नहीं कर पाते। आप लोग देश बचाए हैं। मेरे भाइयों, जो घटना घटी मैं बता रहा हूँ आधा मिनट के अंदर में। मैं एक दिन आजमगढ़ की एक सब्जी मंडी में बैठा था। वहां एक आदमी, गरीब आदमी आया सब्जी खरीदने। सब्जी के दुकान पर जब गया, बोला भैया, मैं भी बगल में बैठा था, सच्ची बात बता रहा हूं, बोला भैया एक हमको आलू दे दीजिए, एक छोटी सी प्याज दे दीजिए, एक छोटा सा टमाटर दे दीजिए, 3-4 मरचा दे दीजिए। वो दे दिया। मैं उसको देखा, मैं चुप हो गया। मैं थोड़ा सा बाहर निकला, उस आदमी को बुलाया। मैं कहा बाबा इधर आइए। बोले क्या बेटा? मैं कहा आप एक आलू, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोला बाबू 6 लोगों का हमारा परिवार है। हम कहे 6 लोगों के परिवार में एक आलू, एक छोटी सी प्याज, एक टमाटर, 5 मरचा, आपके परिवार में इतना लेके क्या करेंगे बाबा? बोले क्या बताऊं बेटा, मेरे पास 100-150 रुपया नहीं कि 1 किलो प्याज खरीद लो, 1 किलो टमाटर खरीद लो, 1 किलो आलू खरीद लो। अब मैं ये आलू एक ठेले के चल रहा हूं, इसको चिरवा दूंगा, नमक डाल करके, मरचा डाल करके, पानी डाल दूंगा। पानी है, पानी की अधिकारी उसको कहते हैं तरकारी बना करके अपने बच्चों को उसमें खिला लूंगा बेटा। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं 1 किलो खरीद लूं। क्या मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या हम लोगों को तड़पाने के लिए, किसानों को तड़पाने के लिए आप ये सरकार बनाए हो? सरकार मानव कल्याण के लिए बनाई जाती है। दूसरी बात मेरे भाई, ये हम लोगों को थाली से पौष्टिक आहार गायब कर दिए। लोग कुपोषण के शिकार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बड़े किसानों का आंदोलन है। आज जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेला चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, अगर किसान पैदा करता है, उसका माल कानून के तहत अगर जब्त हो जाता है तो ये पूरे देश की समस्या, गंभीर समस्या आ जाती है। दूसरा 60 में, बाकी चीजें मैं कल बताऊंगा, आज बस 60 में बता दूं। अगर आज्ञा हो तो 1-1.5 मिनट और लगेगा। मैं बता देना चाहूंगा, चूंकि मंच की मर्यादा है, बहुत से विद्वान लोग बैठे, सबकी बातों को बताना है, लेकिन मैं 60 में बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये भी खत्म कर दे रहा हूं, चूंकि कृषि कानून के विषय में बात है। दूसरा इन्होंने बनाया मेरे भाई, इसके बाद इसको जो अध्यादेश था 6 महीने के अंदर इसको कानून बना दीजिए। अध्यादेश 3-6 महीने के लिए चलता है, कानून आजीवन बन जाता है जब तक कि फिर उसको रद्द न किया जाए। अब तो मजबूरी है कि हम पैदा करेंगे, बेचेगा कारपोरेट, हमारे थाली से सब गायब हो जाएगा। दूसरा बात, कारपोरेट ये लोग क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके पर खेती, इसमें क्या किए इन्होंने? आज ही मैं अखबार पढ़ा, आज अखबार आया था, मैं अभी फ्रंट पेज पर छपा हुआ है, मोदी जी का फ्रंट पेज पर छपा हुआ है कि इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? अरे मोदी जी, अब मत लड़ाओ, हिंदू मुसलमान के नाम पर, इसके नाम पर लड़ा लिए, अब छोटे बड़े किसानों के नाम पर कैसे लड़ा रहे हो? उनको फायदा दिलाने की बात करते हो? मैं आज अखबार पढ़ के आया हूं, पढ़ा हूं, उसमें लिखे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? ये कह रहे हैं कि भाई खेती जो होती है घाटे का सौदा है। ये कहे क्या
उसमें लिखा भी है कि अगर 500 किसान मिल करके एक खेत बना लेंगे तो बड़े काश्तकार के बराबर आ जाएंगे। जाके पढ़िए अभी इनका फार्मूला क्या है, इस कानून में, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सभी लोग सुन लीजिए। ये चूंकि दिल्ली के उनके जैसे भाई ने बोला कि छाती पर बैठे हैं, या मीडिया भी बैठी है, विजिलेंस भी बैठा है, अगर झूठ बोल रहा हूं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। होशो हवा से बोल रहा हूं, यहाँ कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं, दिल्ली की राजधानी में बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने क्या किया कि जितने भी किसान हैं छोटे छोटे, खेती का घाटे का सौदा है मेरे भाई, इसलिए आप लोग अपनी खेती ठेके पर दे दो। उसमें क्या प्रावधान बनाए कि एक गांव में जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ खेत है, अब वो खेती नहीं करेंगे, पूरी खेती को किसी जमींदार को, कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। वो अब जो कहेगा वो बुआई होगी। एसडीएम जाएंगे, लेखपाल जाएंगे, सर्वे होगा कि 1000 एकड़ की जमीन फला कॉन्ट्रैक्टर को 8 साल 9 साल के लिए लीज पे दी जाती है। अब वो खेती करवाएगा, साइन होगी एसडीएम के सामने। मेरे भाई एक बार अगर कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा तो उसमें वो रोड बनाएगा, ट्यूबवेल लगवाएगा, पानी की व्यवस्था करवाएगा, पूरी मेड़ को तोड़ करके एक प्लाट बना लेगा। जब प्लाट बन जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है किसान भाई खेत तो आपके नाम से रहेगा, 1 बीघा के हिसाब से 1 साल में हम इतना अनाज या इतना पैसा आपको देंगे। लेकिन जैसे ही वो खेती कॉन्ट्रैक्टर जमींदार के हाथ में गई, नाम तो हमारा रहेगा। खेती आप लोग जानते मानसून पर आधारित होती है। गेहूं की बुआई हुआ है, कटाई के समय पत्थर पड़ गया, अगर गेहूं बर्बाद हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा अब हम कहां से आपको दें किसान महोदय। अगर आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर हमारी खेती को तुम वापस दे दो, तुम बहुत कर लिए, तो कौन एसडीएम कौन लेखपाल आकर के हमारा प्लाट अलग करेगा बोलिए। एक बित्ता मेड़ बिगड़ जाती है, एक बित्ता मेड़ बिगड़ जाती है तो मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है भाई भाई में बंटवारे में। अगर पूरी मेड़ बिगड़ जाएगी तो कौन लेखपाल आएगा मेरे भाई मेरी खेती को अलग करके हमको दिलाने में। उसमें यह भी लिख दिए कि अगर किसी व्यापारी से, किसी जमींदार कॉन्ट्रैक्टर से अगर किसी किसान का विवाद हो रहा है जमीन को लेकर, तो कहीं केस भी नहीं कर सकते, सिर्फ एसडीएम के यहां मुकदमा कर सकते हैं। अगर एसडीएम खारिज करेगा तो अथॉरिटी डीएम की अपील कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं मुकदमा करने का राइट नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब आप बताओ माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ के सुनने वाले जिम्मेदार मीडिया के साथियों, सभी लोग बताओ कि जब एसडीएम और डीएम किसका आदमी होता है, सरकार का एक मुलाजिम होता है, एक नौकर होता है। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यह काम होना चाहिए, डीएम दिन भर तुमको इस सूरज की तपतपी धूप में खड़े रहना है, तो उसकी हिम्मत नहीं है कोई दिन भर खड़ा न रहे। तो जब सरकार का मुलाजिम है तो कॉन्ट्रैक्टर का सुनेगा, जमींदार का सुनेगा, सरकार का सुनेगा, कि हम जैसे असहाय किसानों की सुनेगा मेरे भाई। जिसके पास खेत भी नहीं है, भोजन भी नहीं, उसकी सुनेगा कि उस कॉन्ट्रैक्टर की सुनेगा। तो माननीय मोदी जी, आप किसानों के दर्द को समझिए, और इस किसानों के दर्द को नहीं समझेंगे, मैं बाकी चीजें कल बताऊंगा विस्तार पूर्वक। जैसा कि भाई लोगों ने कहा कि आप लोग अपने बंद कमरों में यहाँ पर आते हैं आंदोलन में, खाना खा के 10 से 10:30 बजे तक, 11 बजे तक आपको यहाँ पर बैठ करके, धूप लग रही है। परसों टिकैत साहब जी आए थे, हम लोगों ने उनका दर्शन भी किया। उन्होंने कह दिया कि अब यहाँ पर टेंट जल्द से जल्द लग जाएगा, छाया कर दी जाएगी, और जितने भी कमरे हैं सब में कूलर की व्यवस्था की जा रही है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, गांव के लोगों को बुलाइए। मोदी का एक गाजीपुर बॉर्डर सुन लीजिए, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकार की आखिरी चाल फेल हो गई। वो चाहते थे कि अगर हम गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लेंगे तो ये हल्ला मचाएंगे देश में, इस बिकी हुई मीडिया के माध्यम से। कह रहे सभी लोग चले गए,
अब खाली हरियाणा और पंजाब के लोग बचे हुए हैं। पूरे देश में एंटी पंजाब एंटी हरियाणा करके फिर लड़ाएंगे और उन लोगों पर तोड़वाने का प्रयास करेंगे और आंदोलन को तोड़ देंगे। लेकिन पूरे यहाँ की जनता इस मोर्चा इन्होंने हमारे देश को बचा लिया। मैं अब अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से बस विनती करता हूं कि आप लोग पूरा समय दीजिए। कल थोड़ी बात होगी, मंच की मर्यादा, जैसे लेट हो हमको तुरंत टोक दीजिए, हम बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष बातें कल होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।